हमारे चैनल में खुश आमदीद। चलें शुरू करते हैं आज की कहानी। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जिन हालात से भाग रहे होते हैं और जिन लोगों से भाग रहे होते हैं, वक्त हमेशा हमें उनकी तरफ धकेल देता है और हमारे पास उनके पास जाने के सिवा कोई दूसरा चारा नहीं होता। ज़िंदगी कभी भी वैसी नहीं होती जैसे नावलों और कहानियों में बताई जाती है, बल्कि ज़िंदगी तो इस अजदहे की मानिंद होती है जो हर वक्त फन फैलाए हमें निगलने को तैयार खड़ा होता है। कभी कभी आपका एक गलत फैसला और गलत कदम आपको सारी ज़िंदगी के लिए मुंह के बल गिरा सकता है। इसलिए कहा जाता है कि जब कोई फैसला करें तो बहुत सोच समझ कर करें। हम भी ऐसे जज्बाती फितरत हैं कि कोई भी फैसला करते हुए हमारी अकल घास चढ़ने चली जाती है और हमें इस बात का एहसास तक नहीं होता कि इस एक फैसले से हम अपनी ज़िंदगी में कौन कौन सी खुशियाँ और सुकून के दरवाजे बंद कर रहे हैं और मुसीबतों और बेसुकूनी को खुद दावत दे रहे हैं। मेरा नाम सिद्रा है और मैं कराची के एक इलाके में रहती हूँ। मैं हमेशा से ही बहुत जज्बाती लड़की रही हूँ जो अपने फैसलों में कभी दिमाग को न घुसने देती और दिल की मानकर हमेशा न सही मगर बहुत बार नुकसान उठाती। मगर मुझे कभी अकल ना आई। मैं बचपन से ही बहुत ज़िद्दी, हठधर्म और खुदसर रही थी। ज़िद्दी और खुदसर लोग कहीं ना कहीं बहुत खुदगर्ज भी हुआ करते हैं, जो सबसे पहले अपनी खुशी को रखते हैं और अपनी खुशी को अव्वल रखना गलत नहीं है। खुद को पहली तरजीह देना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस बात का ध्यान तक न रखना, ख्याल तक न रखना कि आपके इस फैसले से दूसरों को क्या फ़र्क पड़ेगा, ये गलत है। ये खुदगर्जी की आला मिसाल है कि आप अपनी खुशी की खातिर दूसरों की ज़िंदगियों को जहन्नुम बनाने में भी आड़ महसूस न करें। आपको बस अपनी खुशी से गर्ज हो और अपनी खुशियाँ पाकर भी आपकी हवस न मिटे और आपकी नज़र दूसरों की खुशियों की जानिब चली जाए। हम 4 बहन भाई थे। दोनों बहनें मुझसे बड़ी थीं और इसके बाद तीसरे नंबर पर मैं थी और फिर चौथे नंबर पर मेरा भाई था। अब्बा एक सरकारी मुलाजिम थे। सो हमारी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा अच्छी न सही मगर काफ़ी ज़्यादा अच्छी गुजर रही थी। अब्बा की तनख्वाह से हमारे घर का गुजर बसर बहुत अच्छी तरह हो रहा था। मगर अगर मुझे हमेशा से ख्वाहिश थी कि काश मैं भी अमीर पैदा हुई होती और मैं एक शहाना तर्ज ज़िंदगी को जी रही होती। मेरे बहन भाई काफ़ी शुक्रगुजार थे और वो इस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा करते न थकते कि इनके पास जो कुछ था वो बहुत था, जबकि मेरे पास उनसे ज़्यादा बल्कि उनसे डबल होने के बावजूद भी कम था, क्योंकि मेरी आंखें नहीं भरती थीं। मेरी नज़रें हर वक्त अमीरों वाले शहाना तर्ज ज़िंदगी को देखती थी। अब्बा ने हमेशा मुझे अपने दूसरे बच्चों से अलग एक बेहतरीन स्कूल में पढ़ाया, मगर पढ़ाई के मामले में भी वही कामचोर रही। सो मर मर के पास हुआ करती थी। मेरा सारा ध्यान फैशन और नए कपड़ों की तरफ होता था। मेरे घर वाले मुझे बहुत समझाया करते थे कि तुम अच्छी तरह अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो ताकि कल तुम्हें कोई अच्छी नौकरी मिले और तुम अपनी सारी हाजतें पूरी कर सको। जबकि मैं ऐसा नहीं चाहती थी, क्योंकि मुझे अच्छी तरह इल्म था कि मेहनत से कमाकर अमीरी के इस मुकाम तक पहुंचने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा साल लगेंगे और बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और इस बात का भी कोई यकीन नहीं था कि मैं वो सब कुछ हासिल कर लूँगी या नहीं। सुस्ती में तो मेरा कोई सानी था ही नहीं, चाहे वो घर के काम हो या कुछ और। मैं हमेशा से कामों से भाग जाया करती थी और अपनी माँ और बहनों की लाडली होने की वजह से मुझे घर में कोई काम करने का कभी कहा भी नहीं था। सो काहली और काम चोरी मेरी फितरत का हिस्सा रही थी। कॉलेज में पढ़ते हुए मेरी दोस्ती सानिया से हुई और इसी दोस्ती में हम दोनों का बराबर का हाथ था, क्योंकि सानिया को खूबसूरत लोगों से दोस्ती करने का शौक़ था और मुझे अमीर लोगों से दोस्ती करने का शौक़ था। तो हम दोनों की गाड़ी चुभने लगी। मैं इस बात को अच्छी तरह जानती थी कि मैं बहुत ही खूबसूरत हूँ और इस खूबसूरती में बिलाशुबा मेरा हाथ था। मेरी स्किन केयर की रूटीन और महंगी महंगी प्रोडक्ट्स ने मेरे चेहरे और मेरी स्किन को इतना निखार दिया था कि मैं कभी कभी खुद भी हैरान हो जाया करती थी। मेरी इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होते थे और मैं ये बात नहीं जानती थी कि वो पैसे कहाँ से और किस तरह आ रहे हैं। मुझे बस चाहिए होते थे और इसके लिए मैं खुदगर्ज होकर अपने बहन भाइयों का हक भी मार लिया करती थी। माँ को इस बात पर गुस्सा भी आ जाया करता था, जबकि दूसरे बहन भाई धीमे मिजाज के थे तो मामा को समझा लिया करते थे कि इसके साथ बहस मत करें। मेरी बहन ने अपना हक छोड़ दिया, यानी वो आम से सरकारी स्कूल में पढ़ने लगी और साथ घर में सिलाई कढ़ाई करने लगी ताकि मेरे फैशन पूरे हो सके। मैंने कभी इसका एहसान मानने की कोशिश नहीं की थी, बल्कि उसको ही अपने नीचे लगाए रखते। इस पर रोब झाड़ कर यही बावर करवाती रहती कि तुमने जो किया वो तुमने मुझ पर एहसान नहीं किया, बल्कि तुम्हारा फ़र्ज़ था। मेरा भाई अक्सर मुझे कह दिया करता था कि तुम इतनी खुदगर्ज लड़की हो और तुम अपना बहुत नुकसान करोगे, मगर तुम्हारे पास सवाए पछताने के कुछ नहीं होगा। तो मैं उसे शटअप कॉल देकर उसका मुंह बंद करवा दिया करती थी, क्योंकि मुंह बंद करवाने में तो मुझे खासी महारत हासिल थी। इसके बाद जब यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने की बारी आई तो मेरी अम्मा ने साफ मना कर दिया कि वो मुझे यूनिवर्सिटी में पढ़ाना अफोर्ड नहीं कर सकती, जबकि मुझे अच्छी तरह से इल्म था कि यूनिवर्सिटी रंगीन ज़िंदगी का महवर है। तो मैंने भी ज़िद बांध ली कि मुझे यूनिवर्सिटी में जाना है।
میرے گھر والوں نے مجھے سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ تم اگر پڑھنا چاہتی ہو تو یہاں ہی کسی قریبی کالج میں داخلہ لے لو، جبکہ مجھے پڑھنا نہیں تھا، مجھے اس زندگی سے لطف اندوز ہونا تھا جو میں فلم اور ٹی وی ڈراموں میں دیکھا کرتی تھی۔ میں بھول چکی تھی کہ فلموں میں اور ڈراموں میں لوگ ویسی زندگی جی نہیں رہے ہوتے، بلکہ وہ تو بس اداکاری کر رہے ہوتے ہیں اور ہم جیسوں کا دماغ خراب کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ سمجھ آتے بڑی دیر لگ گئی، مگر جب آئی تو میرے بھائی کا کہا سچ ہوا کہ میرے پاس سوائے پچھتانے کے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ ویسے بھی جو لوگ خود غرضی کی زندہ مثال بنتے ہیں، دوسروں کا حق مارتے ہیں، تو وقت ان کا بہت ہی اچھے انداز میں ایسا سبق سکھا جاتا ہے کہ وہ کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہتے۔ میں نے ثانیہ سے بات کی تو اس نے کہا کہ تم اپنے گھر والوں کو فورس کرو، تم بس وہاں داخلہ لے لو، باقی کی ساری عیاشیاں میں کروا لوں گی، جن میں نئے کپڑے اور کھانا پینا اور باقی تمام سرگرمیاں تھیں۔ یہ اماں نے جو بہن کے جہیز کے لیے پیسے جمع کیے تھے وہ تمام جمع پونجی میرے حوالے کر دی۔ جب یونیورسٹی میں داخلہ کروا کے میں گھر آئی تو میں بہت زیادہ خوش تھی، کیونکہ میری درینہ خواہش جس کا پورا ہونا ممکن لگ رہا تھا بالآخر وہ پوری ہو چکی تھی۔ میں واپسی پر اپنے بہن بھائیوں کے لیے پیزا لے کر آئی اور ان لوگوں نے بھی میرا دل رکھتے ہوئے میری خوشی کی خاطر ہر ناراضگی ختم کر دی۔ اس کے بعد میرے یونیورسٹی کا سنہرا دور شروع ہوا اور وہ میری سوچ سے بھی زیادہ سہانا اور خوبصورت وقت تھا۔ مجھے یونیورسٹی کی اتنی عادت ہو گئی تھی کہ میرا دل ہی نہیں کرتا تھا کہ میں لوٹ کر گھر آؤں۔ میرے لیے میرا گھر تو پہلے بھی کبھی جنت رہا نہیں تھا، مگر اب تو بالکل ہی قید خانہ بن گیا تھا کہ میرے لیے گھر پر چند گھنٹے گزارنا بھی انتہائی مشکل کام ہوتا تھا۔ پہل تو میرا دل چاہا کہ میں جہاں یونیورسٹی میں ہی کوئی ہاسٹل لے لوں، مگر ہاسٹل کی زندگی بہت مشکل تھی۔ اس وجہ سے مجھے اپنے فیصلے سے پیچھے ہٹنا پڑا کہ میرے لیے کام کرنا انتہائی مشکل تھا۔ خیر وقت گزرنے لگا اور میں اور ثانیہ سارا دن کلاسیں نہیں لیتے تھے، کیونکہ ہماری کلاس کے GRC سے اس کی اچھی خاصی دوستی تھی، سو وہ ہماری پروگریس لگا دیا کرتے تھے۔ ہم لوگ اپنے ڈپارٹمنٹ کے علاوہ یونیورسٹی کے ہر ڈپارٹمنٹ میں نظر آیا کرتے تھے اور ہر دیکھنے والا ہمیں یہی سمجھتا تھا کہ اسی ڈپارٹمنٹ کی ہیں۔ کئی بار تو پورا دن اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف منہ ہی نہیں کرتی تھی اور کبھی یونیورسٹی کے کسی کیفے میں نظر آتی تو کبھی کسی کیفے میں، اور کبھی کھانا کھانے یا گھومنے کے لیے سارا دن باہر ہی گزار دیتی۔ اور تب یونیورسٹی میں آیا کرتی تھی جب ہمارے گھر کو جانے والی بسیں چلنے میں چند منٹ رہ جایا کرتے تھے، اور کسی دن جب ہمیں کرنے کو کچھ نہ ملتا تو ہم جیسے باقیوں پر احسان کرنے کے لیے کلاس میں چلی جاتی، مگر پڑھائی چونکہ ہمارا مقصد ہی نہیں تھا تو ہم بہت جلد بور ہو کر وہاں سے باہر نکل آتے۔ اس کے بعد ہماری دوستی کچھ اور لوگوں سے ہو گئی اور وہ سب بھی ہماری فطرت کے تھے، سو ہم سب کی خوب جمنے لگے۔ ہمارا سیمسٹر اختتام کو پہنچا اور ہم اچھی طرح جانتے تھے کہ ہم پاس صرف اپنی ٹیچر کی مہربانی کی وجہ سے ہوئے ہیں، ورنہ پیپر میں تو ہم نے کچھ لکھا ہی نہیں تھا۔ کہتے ہیں کہ انسان کو دوست سوچ سمجھ کر بنانے چاہیے، یہ آپ کی دنیا اور آخرت سنوار بھی سکتے ہیں اور بگاڑ بھی سکتے ہیں، کیونکہ انسان اپنا زیادہ وقت دوستوں کے ساتھ گزارتا ہے اور ان کی باتوں کو بھی زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ دوست وہی بنائے جن کے بارے میں اس سے علم ہو کہ کبھی بھی کسی غلط کمپنی میں نہیں بیٹھیں گے اور نہ ہی وہ کچھ غلط کریں گے، کیونکہ انسان کی پہچان ہمیشہ اپنے دوستوں سے ہوتی ہے۔ ہم سب آپس میں بہت فرینک تھے۔ میرے خاندان میں لڑکوں سے دوستی کرنے کی اجازت نہیں تھی، تو میرے گھر میں سے کسی کو علم نہیں تھا کہ ہمارے گروپ میں لڑکے بھی موجود ہیں۔ میں گھر سے تو عبایا میں ہی آیا کرتی تھی، مگر یونیورسٹی میں جا کر عبایا اتار دیا کرتی تھی، اور ان کی طرح ہی میرے پاس جینز اور شارٹ شرٹ تھیں جو دوپٹے کے تکلف سے بھی آزاد تھیں۔ پہل تو مجھے عجیب لگتا تھا کہ میں کیا پہن رہی ہوں، مگر پھر جب دوستوں کے ساتھ رہنے لگی تو مجھے عادت ہونے لگی، اور پھر میں نے اپنے اندر کی آواز کو آہستہ آہستہ سننا بند کر دیا، اور وہ آواز بھی آہستہ آہستہ معدوم ہوتی بالآخر ختم ہوتی چلی گئی، اور میں بھی شرم و حیا کو اتار کر اس سفر پر چلنے لگی جس پر چلنا کبھی بھی میرے حق میں بہتر نہیں تھا۔ اسی دوران ایک بار ہم سب لوگ کسی ڈپارٹمنٹ کے کیفے میں گئے تو وہاں ایک لڑکا مجھے نظر آیا جو مجھے کافی پرکشش اور خوبصورت لڑکا نظر آیا۔ میری نظریں اس سے ہٹ نہیں رہی تھیں، لیکن اس نے نہیں، البتہ اس کے دوستوں نے مجھے نوٹس کر لیا اور اس لڑکے کو بتایا تو وہ بھی تھوڑی دیر بعد مجھے دیکھنے لگا۔ اس کی نظروں سے میرے لیے واضح پسندیدگی جھلکنے لگی تھی۔ مجھے بھی وہ بلا شبہ بہت زیادہ اچھا لگ رہا تھا۔ مجھے اپنی خوبصورتی پر پورا یقین تھا کہ میں اس کو ڈھیر کر لوں گی۔ اس کے بعد وہ بھی روز اسی کیفے میں آنے لگا اور میں بھی اپنے دوستوں کے ساتھ اسی مخصوص وقت میں اس کیفے میں چلی جایا کرتی تھی۔ ہم لوگ آمنے سامنے بیٹھا کرتے تھے اور ایک دوسرے کو مسکرا کر دیکھا کرتے تھے، مگر اپروچ کرنے کی ہمت اس میں تھی اور نہ ہی کوشش میں نے کی تھی۔ ایک دن سب دوستوں نے وہاں جانے سے انکار کر دیا کیونکہ وہ نہیں جانتے تھے کہ میں ان کو وہاں کیوں لے کر جاتی تھی۔ اصل میں وہ لوگ آپس میں باتوں میں گم ہوتے تھے، تو انہوں نے میری نظریں کسی اور کی جانب اٹھتی محسوس ہی نہیں کی تھیں۔ میں نے ان سب کی منتیں بھی کی کیونکہ میں اکیلے کسی طور پر بھی وہاں جانا نہیں چاہتی تھی، لیکن وہ لوگ کسی طور پر بھی جانے کو راضی نہیں ہوئے۔ تو مجھے اس شخص سے ہوئی محبت کا بخار اتنا چڑھا تھا کہ میں لوگوں سے ناراض ہو کر اکیلے ہی اس کیفے میں چلے گئی۔
मैं क्योंकि अकेली थी तो उसी वजह से थोड़ी थोड़ी सी कंफ्यूज भी हो रही थी, मगर जब मैं वहाँ पहुँची तो वो पहले ही अपने दोस्तों के साथ बैठा मेरा शिद्दत से इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि जैसे वो बार बार दरवाजे की तरफ देख रहा था इसलिए उसकी बेचैनी अयां थी कि वो मेरा इंतज़ार कर रहा था। मैं जो उसको देखने की नीयत करके वहाँ आई थी, तो अकेली होने की वजह से मेरा हौसला इतना पस्त हुआ कि मैं उसकी जानिब देख न सकी और बस चाय का ऑर्डर देकर ऐसे बैठ गई जैसे उसके लिए ना आई हूँ। थोड़ी देर बाद वेटर चाय देकर गया तो उसके चंद लम्हों बाद किसी ने मेरे सामने वाली कुर्सी घसीटी और मुझसे वहाँ बैठने की इजाज़त मांगी। तो मैंने चौंक कर सर ऊपर करके देखा तो वही शख्स था। मैं शुश्तर रह गई। उसने दोबारा से पूछा, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? तो मैंने बगैर कुछ कहे या सोचे समझे सर को इस्बात में हिला दिया। मैंने थोड़ी देर बाद पलट कर उसकी तरफ देखा तो वो हाथ थोड़ी के नीचे रखे मुझे काफ़ी फुर्सत से देख रहा था। उसकी इस हरकत की वजह से मैं काफ़ी अनकंफर्टेबल हुई और उसके दोस्तों की तरफ देखा, जो वो लोग भी पहले ही मेरी जानिब देख रहे थे। मैंने गहरी सांस ली और ख़ुद को कंपोज किया कि ऐसे नहीं चलेगा, और आबरू झुकाकर माथे पर कई शिकने डालकर उसे देखा और कहा, क्या आपको कोई काम है? तो उसने हंसकर कप चाय का मेरे आगे से उठाते हुए अपने लबों को लगाया और मैं उसकी इस हरकत पर शुश्तर रह चुकी थी, क्योंकि ये छोटी बात तो बिल्कुल भी नहीं थी। और वो महजूज नज़रों से मुझे देख रहा था कि जैसे कह रहा हो कि तुम जैसे जानती ही नहीं हो कि मुझे तुमसे क्या काम हो सकता है। मैंने फिर से हौसला इकट्ठा किया और उसे गुस्से से देखते हुए कहा कि मिस्टर, आपको कोई काम है? अगर नहीं तो यहाँ से उठकर चले जाएं, नहीं तो मैं शोर मचा दूंगी। मुझे अब एहसास हो रहा था कि मैंने अपने दोस्तों के बगैर यहाँ आकर बहुत बड़ी कोताही कर दी थी, मगर अब इस वक्त पछताने का नहीं बल्कि उससे निमटने का था। उसने एक नज़र अपने आगे पीछे वाली कुर्सियों पर डाली कि कहीं कोई हमारी जानिब मुतवज्जो तो नहीं था। मैंने भी देखा तो सब अपने अपने कामों में मुलविस थे। तो उसने मुस्कुरा कर कहा कि आप इतनी अनजान तो मत बने कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। मैंने खुश्क होते हलक को तर किया और नफ़े में सर हिलाया कि मुझे कुछ नहीं पता। तो उसने मखमूर अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा कि मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है, आपसे कहाँ कांटेक्ट कर सकता हूँ। मैं बेयकीनी से उसको देख रही थी और मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि वो इतनी जल्दी ये सब कह देगा। इसके बाद उसने अपनी बात पर जोर दिया और मुझे यकीन दिलाया कि वो मुझसे मोहब्बत करता है, और वैसे भी उसकी आंखें सच ही तो कह रही थी। सो मैंने उसको अपना नंबर दे दिया और वो मुस्कुराकर मेरी चाय का कप उठाकर वहाँ से चला गया। अब मुझे गुस्सा नहीं आया बल्कि मेरे लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई थी और मैं वहाँ से चले गई तो वो भी मेरे साथ वहाँ से निकल आया। सारा रास्ता हमने काफ़ी बातें की और मुझे मेरे डिपार्टमेंट में छोड़ के वो वापस चला गया। इसके बाद हम कॉल पर काफ़ी देर बातें करते और यूनिवर्सिटी में जितनी देर रहते हम साथ ही रहा करते थे। मेरे दोस्त काफ़ी हैरान हुआ करते थे और समझाने की कोशिश करते थे कि इसकी कंपनी अच्छी नहीं है, मगर मुझ पे इस बात का कोई असर नहीं होता था। वैसे भी वो काफ़ी अमीर था तो मेरे लिए मोहब्बत और अमीरी दोनों ही एक प्लेट में आ रहे थे, तो मैं इससे दूर होकर अपनी खुशकिस्मती का दरवाज़ा खुद पर बंद नहीं कर सकती थी। मेरे दोस्तों ने भी मेरे साथ समझौता कर लिया था और मुझे यही लगा कि वैसे भी हम सब दोस्त एक दूसरे से इतनी मोहब्बत तो करते नहीं कि एक दूसरे की फिक्र परेशानी में घुल जाएं, बल्कि यूनिवर्सिटी की मोहब्बत की तरह यूनिवर्सिटी की दोस्तियां भी टाइम पास होती हैं। मुझे हमेशा से तो नहीं मगर शाजिल के आने के बाद से ऐसे लगने लगा था वो लोग अब शाजिल पर एतराज़ नहीं करते थे, क्योंकि इनको अच्छी तरह इल्म था कि हम दोनों इन लोगों की खातिर एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे। शाजिल के साथ मेरा वक्त बहुत अच्छा गुजरने लगा। शाजिल को मेरे तमाम दोस्त बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगते थे, तो इसके कहने पर मैंने इन सबको छोड़ दिया। सबको ही हैरानी हुई थी। उन्होंने मुझे समझाने की नाकाम कोशिश की कि शाजिल और उसके दोस्त अच्छे इंसान नहीं, मगर मैंने यही बहाना बनाकर उनको छोड़ दिया कि तुम लोग मुझे शाजिल के खिलाफ कर रहे हो, जबकि सच तो यह है कि शाजिल ने मुझे इनके इतना खिलाफ कर दिया था कि मुझे उनकी हर खूबी भी खामी लगने लगी थी। इनकी मुखलसी और परवाह मुझे कैद खाने लगने लगी थी। सो मैंने बगैर किसी पछतावे के उनको छोड़ दिया। मेरे लिए सब कुछ शाजिल ही था। वो दिन कहता तो मैं रात भी दिन कहती थी। उसकी हर बात पर आंखें बंद करके ईमान ले आती। मुझे सानिया ने कई बार बताने की कोशिश की कि उसकी कई और लड़कियों से भी दोस्ती है, तो मैं ये समझने लगी थी कि वो मुझसे जेलस है, इसी वजह से ऐसा कह रही है। वैसे भी शाजिल ने इतनी मजबूती और महारत से मेरी आंखों पर अपनी मोहब्बत की पट्टी बांधी थी कि मुझे उसके अलावा कुछ नज़र नहीं आता था और इसके अलावा किसी दूसरे की बात पर यकीन भी नहीं रहा था। मैं इसकी दीवानी हो चुकी थी। इसके दोस्तों से भी मेरी दोस्ती थी और जब मुझे उसके हवाले से पुकारते और उसकी बेताबियों के किस्से सुनाते तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुआ करती थी। ये ख्याल ही कितना खुशकुन है ना कि जिससे आप मोहब्बत करते हैं वो भी जवाबन आपसे उतनी ही शिद्दत से मोहब्बत करता हो, आपकी खातिर सब कुछ त्यागने को तैयार हो। मुझे यकीन नहीं आता कि मुझे इस नफसा नफसी के दौर में इतनी मोहब्बत करने वाला शख्स मिला हुआ था। मेरी ज़िंदगी के दरिया में सुनामी इस वक्त आया जब मेरे घर में मेरे अब्बा के किसी पुराने जानने वाले के बेटे का रिश्ता आया। वो मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करता था और इसकी डिमांड बस यही थी कि लड़की खूबसूरत और पढ़ी लिखी हो। घर में सब बहुत खुश थे, मगर मेरे लिए ये आज तक की सबसे बुरी खबर थी। मैंने अम्मा के मुंह पर साफ इनकार कर दिया कि मुझे उससे शादी नहीं करनी और चाहे जो कुछ मर्जी कर लें।
अम्मा ने मेरी बात को ज़रा भर अहमियत न दी। उनके चंद दिन बाद वो लोग मंगनी करके, और इस वक्त तो घर वालों की इज्जत की खातिर मैंने चुप साध ली कि इसके सिवा मेरे पास और कोई चारा नहीं था। एक बार तो दिल चाहा कि जैसे मैं पहले बोल लेती थी बिल्कुल वैसे ही अब भी इनके 14 तबक रोशन कर दूं, मगर जब अब्बा की जानिब देखा तो मेरा दिल पसीज गया। उनके जाने के बाद मैंने अंगूठी उठाकर दीवार पर दे मारी और कहा कि मुझे शादी नहीं करनी, जबकि मेरे घर में मुझे कोई सीरियस नहीं ले रहा था। मैं यूनिवर्सिटी आई और शाजल के सामने बहुत रोई, और जब उसे बताया तो वो भी सुनकर जैसे सदमे में चला गया। दुख से मेरे हाथ की जानिब देखा तो मैंने कहा कि देखो, मैंने वो अंगूठी फौरन ही फेंक दी थी। मुझे तुम्हारे अलावा किसी और से मोहब्बत नहीं करनी। उसने मुझसे वादा किया कि वो भी मेरे अलावा किसी और से शादी नहीं करेगा। मुझे ये सुनकर तसल्ली हुई। इसके बाद तो मेरा घर में किसी से बात करने को भी दिल नहीं करता था, क्योंकि मुझे सभी खुदगर्ज और मुफाद परस्त नजर आते थे। मेरे सर पर नया बम उस दिन फूटा जब उन्होंने बताया कि मेरे ससुराल वाले शादी जल्दी करना चाह रहे हैं। मैंने पहले तो इस बात को कोई खातिर ख्वाह अहमियत न दी, मगर घर में जल्दी होती शादी की तैयारियों ने मेरा दिमाग घुमा कर रख दिया। मैंने इंतहाई संजीदगी और दो टोक अंदाज में इनको मना कर दिया कि मुझे वहाँ शादी नहीं करनी, मगर ढाक के वही 3 बात। उनको लगा कि जैसे मैं मंगनी नहीं करना चाहती थी मगर कर ली, बिल्कुल वैसे ही मैं शादी भी कर लूँगी। मगर वो नहीं जानते थे कि उस दिन मैं मजबूर थी, मगर अब मैं मजबूर नहीं हूँ, बल्कि उनकी दुनिया ही उलट कर जा सकती हूँ। मैंने अपनी बहनों को भी बताया तो उन्होंने भी मुझे बिल्कुल एक बच्ची ही समझा, और मेरी किसी बात को अहमियत देना तो दूर की बात, वो लोग मुझे सुनने तक को तैयार न थे। मैंने जब शाजल को बताया तो इस बार वो भी काफ़ी परेशान हुआ। उसने मुझे कहा कि तुम साफ इनकार कर दो, और जब मैंने बताया कि मेरे इनकार को रत्ती भर भी अहमियत नहीं दी जा रही तो उसने मुझे समझाया कि चलो तुम परेशान न हो, इन लोगों से बहस न करो, मैं बहुत जल्द अम्मा से बात करके तुम्हारे घर रिश्ता भेजता हूँ और फिर तुम इनको फोर्स करना और वो हमारी शादी कर देंगे। मैं इसकी बात से मुत्तफिक हो गई, क्योंकि मुझे अच्छी तरह इल्म था कि वो अपने घर वालों को मना लेगा। यूँ कई दिन गुजर गए। इसके दोस्तों से ही मुझे इल्म हुआ कि वो घर गया हुआ है। चंद दिन बाद वो वापस आया तो उसका चेहरा उतरा हुआ था। मुझे उसको इस हालत में देख के काफ़ी परेशानी हुई, क्योंकि इस वक्त मैं किसी भी किस्म की कोई मायूसी अफोर्ड नहीं कर सकती थी। मैंने इसका हाल अहवाल पूछकर अगला सवाल यही किया, क्या तुम्हारे घर वाले मान गए हैं? तो इसने मायूसी से नफ़ी में सर हिलाया और कहा कि मैंने मनाने की बहुत कोशिश की है, मगर उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। मुझे लगा कि किसी ने मेरे सर पर आसमान गिरा दिया हो। लब बेंच कर मैंने नम आँखों से उसे देखती रही और बगैर कुछ कहे वापस आ गई। अगले कई दिन मैं बुखार में फूंकती रही। मैं जब चंद दिन बाद यूनिवर्सिटी गई तो वो मेरा शिद्दत से इंतज़ार कर रहा था। वो बात करते हुए मेरे सामने रो पड़ा कि मैंने घर वालों को मनाने की बहुत कोशिश की है, मगर कोई भी मेरी बात मानने को तैयार नहीं। उनको लगता है कि यूनिवर्सिटी की लड़कियां अच्छी नहीं होती। फिर उसके दोस्तों ने मुझे यकीन दिलाने की भरपूर कोशिश की कि वो वाकई मेरी वजह से इतने दिन परेशान रहा है। तो मेरा दिल मोम हो गया और मैंने कहा कि तुम्हारे परेशान होने से मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर इसका कोई हल है तो बताओ, वरना मुझे अब तुम्हारे साथ एक लम्हा भी नहीं गुजारना। तो उसने कहा, हाँ मेरे पास हल है, मगर इसमें शायद तुम मेरा साथ ना दो। मैंने ना समझी से भवें सुकेड़ कर पूछा कि क्या हल है? तो उसने कहा कि वहद, और आखिरी हल ये है कि तुम मेरे साथ कोर्ट मैरिज कर लो। मैंने चौंक कर शाकी नज़रों से उसे देखा तो उसने मुझे समझाया कि इसके सिवा और कोई भी हल नहीं है। मैं चुप रही और उससे कहा कि सोच समझ कर जवाब दूंगी। तो उसने कहा कि मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है, इसलिए मुझे यकीन है कि तुम फैसला मेरे हक़ में ही करोगे। मैंने उससे गुजारिश की, तुम ऐसा करो कि मेरे घर आकर बात करो, तो मुझे यकीन है कि मेरे घर वाले मान जाएंगे। मगर वो इस बात पर राज़ी ना हुआ और कहा, तुम जब घर बात करोगी तो वो अलर्ट हो जाएंगे और तुम्हारी शादी तक तुम पर कड़ी नज़र रखकर पाबंदियाँ लगा देंगे और यूँ तुम्हें किसी और के पल्ले बांध देंगे। मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी। यूँ एक दिन मैंने वो फ़ैसला कर लिया और यूनिवर्सिटी आई और दोबारा घर न गई, बल्कि शाजल के साथ चले गई। शाजल ने मेरे साथ निकाह कर लिया। मुझे पहले ही दिन शिद्दत से घर वालों के साथ की गई ज़्यादती का एहसास हो गया कि इनकी मोहब्बत का नाजायज़ फ़ायदा उठाया था मैंने, मगर मैं शाजल के बगैर नहीं रह सकती थी। अपनी ज़िंदगी का ये फ़ैसला करते हुए मुझे बारी बारी घर के सभी अफराद याद आए। हम दोनों ही बहुत खुश थे और उसने एक अपार्टमेंट किराए पर ले लिया। चंद दिन बाद मैं सोई और जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा ये अपना अपार्टमेंट नहीं है। मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मैंने जब बाहर देखा तो मेरे सर पर आसमान गिरा कि मैं किसी तवाइफ के घर पर थी। मेरे दोस्त सच ही कहते थे कि वो इंतहाई नीच इंसान था, वो मेरे साथ कुछ भी कर सकता था। मुझे उससे नफरत हुई। मैंने बहुत कोशिश की वहाँ से भागने की, मगर हर बार नाकाम हो जाती। एक बार वहाँ से मौका मिला और मैं कामयाब हो गई, यानी मैं किसी लड़के की मोहब्बत में घर से भाग गई थी। इस शख्स ने मुझे तवाइफ के घर भेज दिया। 3 माह बाद वहाँ से भागी और घर लौटी तो माँ मुझे देखकर बोली, बेटा शौहर शाम से तेरा इंतज़ार कर रहा है, सुबह से कहाँ गई थी? मैं ये सुनते हैरान रह गई और जैसे ही कमरे में गई पैरों तले से ज़मीन निकल गई कि अंदर तो मेरा शौहर वहाँ बैठा हुआ था। वो मुझे देखकर मुस्कुराया और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि उसने मुझे कहाँ पर और कैसे देख लिया।
मुझे तो लगा था कि वो मुझे घर में सब घुसने नहीं देंगे, मगर ये सब देखकर दिमाग माउफ हो गया। मेरी बड़ी बहन ने बताया कि तुम्हारे घर से जाते ही अब्बा को बहुत परेशानी हुई, मगर उस दिन किसी का फ़ोन आया कि अगवा बुराए तबान का, मगर इसके बाद उन्होंने कॉल नहीं उठाई। अब्बा जानते थे कि तुम अगवा हो चुकी हो तो वो बहुत परेशान थे। उन्होंने तुम्हारे ससुराल वालों से बात की तो उन्होंने कहा कि इसी तारीख पर शादी करना हमारी मजबूरी है, तो आप दूसरी बेटी का रिश्ता दे दें, यूँ तुम्हारी जगह इसकी शादी हो गई। तुम्हारे लिए हम बहुत परेशान थे कि एक हफ्ते बाद शाजल भाई घर आए और अब्बा से कहा कि हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे और मैं भी सिदरा को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर 1 माह बाद आए और कहा कि निकाह करना चाहता हूँ ताकि वहाँ से केस करवा कर वापस ले आऊँ, और अब्बा ने यकीन कर लिया और फिर बताया कि आपको आज़ाद करवा लिया है, मगर आप सदमे में हैं, जैसे ही रिकवर करती हैं तो घर वापस लाऊंगा। और फिर आज घर वापस आए और आकर कहा कि आप सुबह से घर पर नहीं हैं, तो वो बहुत परेशान थे और आप यहाँ आ गए। वो रो रही थी, बल्कि सभी और शाजिल का शुक्रिया अदा कर रहे थे। मैं साकित खड़ी थी और फिर जब सब कमरे से गए तो मैंने उसके मुंह पर थप्पड़ मार कर कहा कि तुम इंतहाई नीच इंसान हो। तो उसने रोते हुए कहा कि ये सब मेरे दोस्तों ने किया। उस रात उन्होंने मुझे बांध लिया और तुम्हें ले गए और बताया कि बेच दिया है। तुम यकीन करो, मैंने तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की। मैंने तुमसे निकाह सच्चे दिल से किया था, मगर मुझे दोस्तों पर हद से ज़्यादा यकीन करने की सज़ा मिली है। कसम से मैं बेकसूर हूँ। यहाँ इसलिए आता था कि तुम शायद कभी लौट आओ यहाँ, और आज तुम्हें जैसे ही देखा तो तुमसे पहले तुम्हारे घर आ गया। अगर मेरी नीयत में फतूर होता तो तुम्हारे घर वालों के सामने तुम्हारी पोजीशन क्यों क्लियर रखता। इसकी बातों पर मुझे यकीन आ गया और एहसास हुआ कि कभी कभी आंखों देखा भी झूठ होता है। मैं फिर घर वालों की मर्जी के साथ उसके साथ चले गई और यूँ मैंने खुदा का लाख लाख शुक्र अदा किया। नाज़रीन, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।